5 अगस्त 2019। इस पर्टिकुलर डे को हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया गया। आप जानते होंगे जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ बात हुई थी आर्टिकल 35A की, इसको भी इसके साथ ही यहाँ पे हटा दिया गया था। अब देखो अभी मुद्दा चल रहा है इसी चीज़ का कि क्या हमारी जो पार्लियामेंट ने जो प्रोसेस यूज़ किया था जिसके अंतर्गत इन चीज़ों को हटाया गया था, क्या वो प्रोसेस ठीक था या नहीं था? ये मुद्दा यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। देखो यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात बोली है कि अगर आप नोटिस करोगे ना तो कुछ परमानेंट रेजिडेंट होते हैं जम्मू कश्मीर के। इसका मतलब क्या है, जो 1927 यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जो उस टाइम की स्टेट सब्जेक्ट या अदर आई शुड से जो प्रिंसली स्टेट के उस टाइम जो सब्जेक्ट्स थे उनको परमानेंट रेजिडेंट इस तरह से बोला गया। अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात कही है कि जो आर्टिकल 35A था ना, इसने एक तरह से भेदभाव किया है। भेदभाव किस चीज़ के अंदर, या रेदर आई शुड से जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं और जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, उनके बीच में हमारे कुछ प्रिविलेजेस को यहाँ पे चेंज किया गया। मतलब उनमें कुछ फ़र्क था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 35A से परमानेंट रेजिडेंट्स को तो कुछ चीज़ें मिली, पर नॉन रेजिडेंट्स को ना इसने कुछ चीज़ें डिनाई करी। जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, उनको प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट नहीं मिला, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्ली सेटल होने का राइट नहीं मिला। तो ये सब कुछ इश्यूज थे आर्टिकल 35A के। बहुत सारे राइट्स को हमारे यहाँ पे ये वायलेट कर रहा था। पर एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट या अदर इश्यूज से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ओपिनियन और भी है। वो क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे ना हमारे संविधान के अंदर क्या है, आर्टिकल 3 लिखा हुआ है कि नहीं? अब आर्टिकल 3 क्या मेंशन करता है? आर्टिकल 3 मेंशन करता है कि अगर किसी स्टेट का स्टेटस बदलना है तो उस केस में क्या होगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कंसल्ट करेंगे। ये कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है, पर कंसल्ट करना जरूरी है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा वहाँ की लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को। पर क्या इस केस में ऐसा हुआ? द आंसर इज नो, नहीं हुआ। एक्चुअल में ना हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि वहाँ की लेजिस्लेचर तो थी नहीं क्योंकि वहाँ पर तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, है ना, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर की पावर्स थी वो बोल दी कि पावर उनकी किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास, क्योंकि वहां पर तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, वहां तो लेजिस्लेचर है ही नहीं अभी आजकल। ठीक है ना? तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को ये पावर्स दे दी। अब देखो हो क्या रहा है, पार्लियामेंट ना अपनी ही पावर्स को यूज करके बोल रहा है कि क्या हमें जम्मू एंड कश्मीर का हम स्टेटस चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पर वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है पार्लियामेंट। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लग रहा है कि शायद ये जो तरीका अपनाया गया है ना, वो तरीके के अंदर कुछ गड़बड़ है। बट फिर भी अभी ये इनका ओपिनियन है। अभी आने वाले दिनों के अंदर जो फाइनल जजमेंट है वो हमारे सामने आएगी, फिर हमें पता लग पाएगा कि क्या ये प्रोसेस सही था या नहीं था। वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली हम सामने देख पाएंगे। राइट? यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसरो के देखो मिशन आप जानते ही हो। तो आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च होगा जो कि सन को स्टडी करेगा। देखो ये वाला टॉपिक ना हमने 16 अगस्त को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही। तो अगर किसी ने मिस कर दिया ना तो 16 अगस्त का वो एक बार गूगल मतलब सर्च कर लो आप यूट्यूब के अंदर ही, 16 अगस्त प्रीलिम बूस्टर ओनली IAS, तो आपको ये मिल जाएगा। वहां पर हमने आदित्य L1 को पढ़ा था बहुत डिटेल में। इवन आज मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आदित्य L1 के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। साथ में देखो कोटा के अंदर बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये काफी ना हमारे पूरे देश के लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि बच्चों को ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि कहीं ना कहीं उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। देखो आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि हमारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है कि हमें अच्छे से जल्दी हमें ना जो मनपसंद जॉब है या मनपसंद एजुकेशन है वहां पर पहुंचना होता है। पर इतना भी इसको अपना ना मत बनाओ कि ऐसी सिचुएशन आ जाए। ठीक है ना? कोई भी चीज देखो जिंदगी में लाइफ से बढ़कर नहीं होती है। ठीक है? तो बच्चों का इस तरह से कोचिंग सेंटर्स आप कोटा के अंदर देख रहे हो वो सारी चीजें होना, ये गलत चीज है। मतलब बच्चों को ये चीज नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए हमारी पूरी जो सोसाइटी है ना वो जिम्मेदार है। हमने ही बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रखा है कि उनको शायद ये इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हमें अपने करिकुलम के अंदर डेफिनेटली चेंजेस चाहिए होंगे ताकि ये जो इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है बच्चों के ऊपर, ये थोड़ा इसको कम किया जाए। इसी वजह से अभी ना क्या हुआ है, अगले 2 महीने तक ना कोटा के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो 2 महीने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर पूरी तरह से कोटा में बैन लगा दिया गया है।
एक दो चीज़ें हमें और पढ़नी है, तो आपका स्वागत है आज के 29 अगस्त 2023, ठीक है, डेट है आज की। एंड साथ साथ आपका स्वागत है प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी देखोगे ना, तो दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगे। एक पॉइंट है शॉर्ट सेलिंग, हमने इसको भी पहले पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों को ना, या जनरली काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा पता कैसे कमाते हैं, कि मान लो आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 2,000 रुपये का, और जब ये शेयर हो गया मान लो 2500 रुपये का, तो आपने इसको बेच दिया। तो खरीदा कितने में था? 2,000 रुपये, बेच दिया कितने में? 2500 पे, तो 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, है ना? आप यही समझते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी तो अकॉर्डिंगली हमें फायदा होगा, पर हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। कुछ होते हैं शॉर्ट सेलर्स भी। शॉर्ट सेलर में पता क्या होता है? शॉर्ट सेलर में इसका उल्टा होता है। वो इस चीज के ऊपर दांव लगाते हैं कि मार्केट में दाम नीचे आएगा, मतलब किसी शेयर का दाम नीचे आएगा। तो होता पता क्या है, वो ना शेयर बेचते हैं महंगे प्राइस के ऊपर। मतलब यहाँ पर ना पहले बेचा जाता है शेयर को। मान लो उन्होंने शेयर बेचा 2,500 का, और बाद में उन्होंने खरीद लिया, दे बाय इट एट मान लो 2,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेयर प्राइस नीचे आया है, और नीचे आने की वजह से ना इनको यहाँ पे फायदा हुआ है। तो होता क्या है ना, ये शेयर्स को महंगे दाम के ऊपर बोरो कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ताकि वो सेल कर पाए उस चीज को। तो सेल हो जाता है उनका महंगे रेट के ऊपर, खरीदते हैं बाद में, मतलब वो बाद में बाय बैक कर लेते हैं उस चीज को एट अ लोअर प्राइस। तो यहाँ पर ना शेयर प्राइस नीचे जाने पर भी इन सभी को प्रॉफिट हो रहा है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो हुआ पता क्या था, जो हिंडनबर्ग एक है, ठीक है ना, ये काफी अपनी रिपोर्ट्स निकालता है। तो उन्होंने अदानी के रिगार्डिंग ना रिपोर्ट्स निकाली थी कि अदानी में बहुत घपलेबाजी चल रही है, ठीक है ना, बहुत इनके नंबर्स बहुत गलत हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी। तो वहां पर क्या हुआ, अदानी के जो अलग अलग कंपनीज हैं, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस की बात करूं, उनके दाम, सारी कंपनीज के दाम बहुत तेजी से नीचे गिरे। और दाम जब तेजी से नीचे गिरे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, जैसे हिंडनबर्ग ने खुद कर रखी थी, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दाम नीचे गिरते रहे, इन्होंने महंगे दाम पे उसको बेचा हुआ था, फिर सस्ते पे इसको खरीद लिया, अकॉर्डिंगली इनको फायदा हुआ, ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। ठीक है, आई होप आप शॉर्ट सेलिंग समझ गए होंगे। राइट, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट फाइनेंस के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपको बिल्कुल बेसिक ही समझने होते हैं। उसी तरह से एक और मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। एक्चुअल में ना आप नोटिस करोगे, जैसे मैंने ना कई बार आपके साथ डिस्कस किया है कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो जुलाई में भी आपने नोटिस किया था 7.44% से बढ़ी, मैंने ये कराया भी था प्रीलिम बूस्टर के अंदर। पर उसके अंदर मैंने एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन करी थी कि जो फूड प्राइजेस हैं, ठीक है, जो वस्तुओं, जो फूड प्राइसेस हैं, वो बड़ी तेजी से बढ़े हैं। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने देखा ना, ये टमाटर हो गया, बाकी सारी चीजें के दाम बहुत बढ़े थे। तो यहाँ पर ना जो नीति आयोग हो गया या बाकी और मिनिस्ट्रीज हो गया, उन्होंने एक बात बोली है कि हम जो एमएसपी बढ़ा रहे हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखो एमएसपी की मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यहाँ पर नीति आयोग ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला है कि हमें ना एमएसपी कई बार ना हमें जितना बढ़ाना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा हमने बढ़ा दिया। अब आप सोचो, एमएसपी क्या है? जो किसानों को मिल रहा है वो दाम है। कहीं ना कहीं अगर किसानों को दाम ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, या फिर अदर शुड से जो मार्केट में वो बेचेंगे, वो अकॉर्डिंगली उससे ज्यादा दाम के ऊपर बेचेंगे, तो मार्केट में महंगाई हो जाती है। तो यहाँ पर नीति आयोग का ऐसा मानना है ना कि हमने जो एमएसपी बढ़ाया वो ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, उसमें मार्केट में जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स थे उनके दाम बढ़ गए हैं। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पे इन्होंने कंसर्न किए हैं, नीति आयोग ने इनको हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू रिपेयर बिल। सर आखिर राइट टू रिपेयर ये क्या मतलब होता है? देखो मान लो आपके पास कुछ, लेट से आपका मोबाइल फोन है, ठीक है ना, या इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट और भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपकी कुछ अप्लायंसेस हो सकती हैं, आपके कुछ व्हीकल्स हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह से कोई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मान लो आपने इनको खरीदा, किसी भी चीज को इसमें से आपने खरीदा, कल को कुछ उसमें हल्की छोटी मोटी गड़बड़ आ गई, तो आप सोचोगे ना कि यार मैं इसको रिपेयर करवा लेता हूँ, है ना, यही सोचोगे। पर अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट में उसकी रिपेयर ही अवेलेबल नहीं है, क्यों रिपेयर अवेलेबल नहीं है? क्योंकि जिन लोगों ने ये सारी चीजें बनाई, आपके स्मार्टफोन्स बनाए या आपके लैपटॉप बनाए, उन्होंने ऐसा कुछ बना दिया कि उसकी रिपेयर ही पॉसिबल ना हो, या फिर अगर रिपेयर पॉसिबल है तो सिर्फ कंपनी वाले ही उसको रिपेयर करना जानते हो। यानी कहने का पॉइंट कि उसकी रिपेयर बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे टाइम के ऊपर पता क्या होगा, जिस पर्सन ने ये चीजें खरीदी हैं, ये मोबाइल फोन्स खरीदे हैं, ये सारी चीजें, उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज फेस हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर्स को कहीं ना कहीं इससे नुकसान है। ठीक है, कंपनी से वो करवाएगा, कंपनी वाले कुछ पैसे चार्ज करेंगे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो ये कुछ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए ना एक दुनिया भर में एक मूवमेंट चलती है कि नहीं यार, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें ना
हमारे पास हक होना चाहिए रिपेयर करवाने का, ठीक है? इसी को बोलते हैं राइट टू रिपेयर। इससे क्या होता है, कस्टमर्स एम्पावर होते हैं, कस्टमर्स के पास एक तरह की पावर आ जाती है। उसके साथ में ही आपस में एक तरह का कॉम्पिटिशन बढ़ता है। नए-नए लोग इस रिपेयर वाले काम के अंदर काम कर सकते हैं, तो लोगों को रोज़गार मिलता है। प्लस एट द सेम टाइम आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, वो भी तो कम होगा ना, क्योंकि अब नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, आप उनको रिपेयर भी तो करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके राइट टू रिपेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम राइट टू रिपेयर के अंतर्गत इंक्लूड कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है, जो एप्पल कंपनी है ना, उसने बोला है, उसने बेसिकली जो कैलिफ़ोर्निया का सेनेट बिल है 244, जिसको राइट टू रिपेयर बिल बोलते हैं, उसको एंडोर्स किया है। कहने का पॉइंट क्या, कि एप्पल भी इस चीज़ के फ़ेवर के अंदर है कि हाँ, लोगों के पास एक राइट टू रिपेयर होना ही होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप इसके अंतर्गत ना, जैसे मान लो आपका, लेट्स से आपका ना यहाँ पे प्रॉपर ना मैनुअल कुछ गाइडलाइंस होती हैं। मान लो आपकी ना आपकी जो भी अप्लायंस थी, आप उसमें कुछ खराबी आ गई, ठीक है। तो आप ना अपने घर के आस-पास जो भी कोई पर्सन है, जो ये रिपेयर करना जानता है, आप उससे रिपेयर करवा सकते हो। पर ये रिपेयर आप इस तरह से करवा सकते हो कि कुछ उनकी मैनुअल ब्रीच ना हो। अदरवाइज़ कल को आपका, लेट्स से आप बोलोगे कि यार मेरा तो ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, मेरे पास तो वारंटी थी, तो अब मुझे रिप्लेस करके दो। तो अगर ये मैनुअल के हिसाब से उसके अंदर काम हुआ होगा ना, मतलब जो भी रिपेयर हुई होगी, तब आपकी वारंटी ब्रीच नहीं होगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से राइट टू रिपेयर का फ़ायदा हो जाता है। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर भी अगर आप नोटिस करो, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनके द्वारा भी राइट टू रिपेयर एक पोर्टल है, जहाँ पर आपको ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर आपने रिपेयर वगैरह करवानी है, तो कैसे आप करवा सकते हो। किस तरह से अगर आप रिपेयर करवाओगे तो आपकी वारंटी वगैरह ब्रीच नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत देख सकते हो। तो आई होप आप राइट टू रिपेयर बिल के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज़ एडीसी, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो इसको हमने वैसे तो पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ इसमें। यहाँ पर है क्या कि आप नोटिस करोगे ना, मणिपुर के अंदर काफ़ी सारे टाइम से हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स देख ही रहे हैं। तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ना कुछ हिल काउंसिल को थोड़ी हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। उनके पास थोड़े ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग पावर होनी चाहिए, ऑटोनॉमी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये उन्होंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करी है। अगर आप करंट टाइम की सिचुएशन को देखोगे, तो आप जानोगे कि हमारे पास ना जो, स्पेशली मैं बात करता हूँ लेट्स से जो 6th शेड्यूल की बात करता हूँ, ठीक है ना? तो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आपको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपको देखने को मिल जाएँगे। अब ये कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपको 4 स्टेट्स के अंदर। जैसे ये आपका असम हो गया, ठीक है ना? असम के अंदर आप जानते हो, ये आपका बोडोलैंड हो गया, कार्बी आंगलोंग हो गया, ठीक है ना? ये सारे आपको असम के अंदर देखने को मिल जाएँगे। उसी तरह से आपका यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अंदर भी आप जानते हो, ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। बाकी आपको यहाँ पे जो आपका मिज़ोरम हो गया, ठीक है? मिज़ोरम के अंदर आपको ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिल जाएँगी। एंड चौथी स्टेट कौन-सी है आपकी, जो मेघालय, ये जो गारो, खासी, जयंतिया वगैरह, ये सारी आपको मेघालय के अंदर। तो 4 स्टेट्स हैं 6th शेड्यूल के अंदर, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है ना? यहाँ पर है, पर मणिपुर तो इसके अंदर नहीं ना आता, ठीक है? वो 6th शेड्यूल के अंदर आता ही नहीं है। तो वही एक्चुअली में यहाँ पे बात करी जा रही है कि थोड़ा इसके ये पावर्स हम दे पाएँगे, तो ऑटोनॉमी दे पाएँगे, तो थोड़ा हम जो हिल रिलेटेड इश्यूज़ है ना, उनको कहीं न कहीं सॉल्व कर पाएँगे। तो 6th शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया, क्यों दिया गया है, ताकि ट्राइबल पीपल को ना एक तरह से सेल्फ गवर्नेंस की एक अपॉर्च्युनिटी मिले, वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने कल्चर को, अपने लैंड को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना? तो इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव कुछ लॉज़ वगैरह भी बना सकते हैं, थोड़ा अपने कुछ ना फैसले वगैरह भी सुना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी थोड़ी होती है इनके पास, तो ऑटोनॉमी यहाँ पर बाकी एरियाज़ के कंपैरिज़न में काफ़ी इंक्रीज़ होती है। 4 स्टेट्स मैंने आपको समझा दिया, असम हो गया, इनके फर्दर आप देख भी सकते हो, असम के अंदर नॉर्दर्न कचार डिस्ट्रिक्ट हो गया, कार्बी आंगलोंग हो गया, बोडोलैंड हो गया। सिमिलरली मेघालय के अंदर खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट एंड त्रिपुरा के अंदर आपका त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, मिज़ोरम के अंदर चकमा, मारा एंड लाई डिस्ट्रिक्ट ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गवर्नर के अंदर आप देख सकते हो, गवर्नर के पास काफ़ी पावर्स होती हैं, कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना? कुछ भी इनके रिगार्डिंग कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमें टोटल ना 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं इस ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। 4 जो हैं हमारे गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं, और जो 26 होते हैं उनको अकॉर्डिंगली इलेक्ट किया जाता है। 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, और जो कहीं न कहीं 4 लोग गवर्नर ने नॉमिनेट किए हैं, वो गवर्नर के प्रेशर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना? हर एरिया की अपनी खुद की रीजनल काउंसिल होती है, राइट? और जो भी आपके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट होते हैं, वो यहाँ पर या तो अप्लाई नहीं करते, या फिर सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ अकॉर्डिंगली अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एएमआर के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये भी थोड़ा टाइम पहले मैंने पढ़ाया था। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, कि जैसे आप कोई माइक्रोब है,
जैसे आपका लेट्स से कोई बैक्टीरिया की आप लेट्स से आप बात कर लेते हो, तो जब बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर, तब कहीं न कहीं आप उसको मारने के लिए कोई एंटी बैक्टीरियल ड्रग लोगे, ठीक है ना? उस तरह से एंटी माइक्रोबियल ड्रग कुछ भी इस तरह से जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है ना? कुछ आपने मेडिसिन ली, पर लेट्स से आपने मेडिसिन का वो डोज़ कंप्लीट नहीं किया। आपको बोला गया था 5 दिन के लिए खाने के लिए, पर आप 3 दिन के बाद ही ठीक हो गए, तो आपने बाकी का वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो इस केस में पता क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कहीं न कहीं जो बैक्टीरिया है, वो भले ही प्रॉपरली मतलब पूरा आपने कोर्स कंप्लीट ही ना किया, तो हो सकता है बैक्टीरिया पूरी तरह से वो कंप्लीटली डैमेज या मरा ना हो। तो इस वजह से पता क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होगा ना, ये धीरे-धीरे करके रेजिस्टेंस डेवलप करने लग जाएगा। सर किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस? मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगली बार जब आप मेडिसिन खाओगे ना ओवर द टाइम, अगली बार नहीं, जब ओवर द टाइम आप इस तरह से चीज़ें करोगे, तो कहीं न कहीं मेडिसिन का इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अब उसके ऊपर कुछ इसका इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। अब आपको इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ना इससे भी जो इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वो खानी पड़ेगी। ठीक है ना? जो बोलते नहीं कि इससे ज़्यादा तेज़ मेडिसिन, वो खानी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली ये चीज़ हो पाएगी। तो अभी जो हमारा सीएसई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसके यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स ने बोला है कि हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज़ हैं, कहीं न कहीं उनको यहाँ पे आना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। क्यों आना पड़ेगा? देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ दुनिया भर की, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वो यहाँ पर ना इसके अंदर काम नहीं कर रही कि कल को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गई, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास उससे भी बढ़िया ड्रग्स होनी चाहिए ना, अदरवाइज़ उसका वो बीमारी हमारी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं कर रही इस तरह की रिसर्च? क्योंकि एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इश्यू ही नहीं है। ये इश्यू हमारे जो छोटी कंट्रीज़ हैं या छोटी कंट्री इन द सेंस लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर ये मेजर इश्यू है। तो इस वजह से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ही नहीं रही। तो कहीं न कहीं इंडियन कंपनीज़ के ऊपर एक तरह की ज़िम्मेदारी बन जाती है, वो यहाँ पर आगे आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है। मीनिंग मैंने आपको समझा ही दिया। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, माइक्रोब। अगर ये बैक्टीरिया होगा तो उसको एंटीबायोटिक बोल देंगे, अगर ये वायरल होगा तो उसको एंटीवायरल बोल देंगे, उस एंटी फंगल, ये सारी एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। मीनिंग आप समझ चुके हो, ठीक है ना? रेगुलेटरी हार्मोनाइज़ेशन चाहिए, तभी इस चीज़ के ऊपर हम अकॉर्डिंगली वर्क कर पाएँगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है कि ग्लोबली ना, अगर हम प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेजेस की बात करें, वो ज़्यादा अच्छा काम इसके ऊपर नहीं हो रहा है एंटीबैक्टीरियल रिसर्च के ऊपर। ये प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल क्या होता है? देखो एक्चुअल में ना, जैसे मान लो आपने कोई नई ड्रग आपने बनानी है, तब आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च जहाँ से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च। एक बार आपकी प्री क्लिनिकल रिसर्च होगी, फिर उसके बाद एनिमल्स के ऊपर उनको टेस्ट किया जाता है इस मेडिसिन के ऊपर, ताकि चेक करा जा पाए कि मेडिसिन जो हम बना रहे हैं, जो ड्रग बना रहे हैं, वो सेफ है भी या नहीं है। एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग होगी, फिर कहीं न कहीं हम इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पे जाएँगे। इसके अंदर भी अलग-अलग फेजेज़ होते हैं, जैसे फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 हो गया, कुछ मेडिसिन्स के अंदर फेज़ 4 भी होता है। यहाँ पर फेज़ 1 के अंदर थोड़े से वॉलंटियर्स को लिया जाता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को। फिर फेज़ 2 के अंदर थोड़े लार्जर ग्रुप ऑफ हमें पेशेंट्स के ऊपर देखा जाता है, उसकी एफिकेसी को चेक किया जाता है। फिर फेज़ 3 के ऊपर तो लार्ज स्केल के ऊपर हम उसको चेक करते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंगली फिर उसका रिव्यू होता है, उसका अप्रूवल होता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आप एएमआर के बारे में समझ गए होंगे और ये जो प्रोसेस कैसे वर्क करता है, ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये आगे चलते हैं, दैट इज़ चास्ट पेलोड। देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे हम धरती की बात करते हैं ना, और जितना आप धरती के अंदर जाते रहोगे, कहीं न कहीं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो अकॉर्डिंगली बढ़ता रहता है, राइट? अब अगर आप बात करोगे ना यहाँ पर मून की, तो आप जानते हो हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन था, ठीक है? वहाँ पे हमारा विक्रम लैंडर जो मॉड्यूल था, राइट? वहाँ पर हमें एक इंस्ट्रूमेंट था, दैट इज़ चास्ट पेलोड। चास्ट क्या है यहाँ पे? चंद्राज़ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड। इसने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है ना, तो उस हिसाब से इसरो ने एक ग्राफ रिलीज़ किया है। किस चीज़ का ग्राफ? कि लूनर सरफेस के ऊपर जैसे-जैसे आप डेप्थ मतलब अंदर जाते रहोगे, जैसे आप डीप जाते रहोगे, उसके हिसाब से टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, उसका इन्होंने ये देखो ग्राफ इस तरह से रिलीज़ किया है, कि आपका जो टेम्परेचर था वो इस तरह से चेंज होता जा रहा है। तो लूनर की जो टॉप मोस्ट सॉइल थी ना, उन्होंने यहाँ पे ग्राफ दिया है। तो थोड़ा आपको ये चास्ट पेलोड के बारे में पता होना चाहिए एंड कैसा ये ग्राफ है। देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, तो कल को यूपीएससी पूछ सकता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, नहीं। जैसे-जैसे आप डेप्थ में जाते रहोगे, लूनर सरफेस टेम्परेचर हमें जो लूनर टेम्परेचर है सरफेस टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता है। ऐसा चास्ट पेलोड ने यहाँ पे नोटिस किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा-सा और टॉपिक है, दैट इज़ जयंता महापात्रा जी के बारे में। देखो इनकी ना रिसेंटली अभी डेथ हुई है ओडिशा के कटक के अंदर। एक्चुअल में क्या है ना, ये पहले इंडियन पोएट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड को जीता फॉर इंग्लिश पोएट्री, ठीक है? ये आप इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देख सकते हो, इंडियन समर, हंगर,
रिलेशनशिप, बेयर फेस, ठीक है, शैडो स्पेस, ग्रीन गार्डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स थे, ठीक है, क्योंकि ये पहले इंडियन पोइट थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता फॉर इंग्लिश पोइट्री, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इंडिया में ना जो लिटरेरी अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है वो सबसे ऊपर होता है। उसके बाद जो दूसरा अवार्ड होता है इंडिया में जो हमें दिया जाता है, दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, कौन देता है सर इस अवार्ड को? देखो, इस अवार्ड को देती कौन है? साहित्य अकेडमी ही देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जयंता महापात्रा जी को 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी यहाँ पे सम्माना गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के डिस्कशन के बेस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। ठीक है, फिर कल हम इसको अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही जो कल आपको मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसी तरह आज भी मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। एक है आपका आदित्य L1 मिशन के रिगार्डिंग, मैंने बताया 16 अगस्त को हमने इसको डिस्कस किया था। जिसने नहीं पढ़ा एक बार जाके उसको पढ़ लेना। उसी तरह से पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो बहुत बार डिस्कशन हमारी हो गई है, तो इसका भी नीचे मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। कल वाले क्वेश्चंस का क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मिथेनोजेंस, क्या इससे आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन है क्या वो कम होती है? देखो, मैंने बताया था मिथेनोजेंस को आप ये मीथेन की जेनेसिस के साथ याद करो। जेनेसिस का मतलब तो होता है उसकी प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के अंदर कोई चीज कम थोड़ी होती है, वो तो बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये बात हमारी हो जाएगी गलत। मिथेनोट्रॉफ्स होते हैं, वहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। गेटिंग द पॉइंट। स्मार्ट सिटी अवार्ड, क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देती है इसको? बिल्कुल गलत है। कौन सी? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तीसरा, BA.2.86, क्या ओमिक्रॉन वायरस का ऑफशूट है? ये बात बिल्कुल करेक्ट है। चौथा, शिव शक्ति पॉइंट, तो ये वो पॉइंट था जहां पर विक्रम जो लैंडर था हमारा, उसने टच डाउन किया था 23 अगस्त को। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमने तिरंगा पॉइंट भी देखा था और हमारे नेशनल स्पेस डे भी हमने यहाँ पे देखा था। तो जेनरिक ड्रग्स की जो हमने क्वेश्चन पूछा था कल, ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर ना कुछ लोगों ने पहले स्टेटमेंट को शायद गलत प्रूव माना। देखो, ऐसा नहीं है। जो जेनरिक ड्रग होती है ना, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए या जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सेम ही होते हैं। ठीक है ना, बस फर्क क्या होता है ना कि जैसे आपके ब्रांड नेम ड्रग्स हैं, जैसे आपका लेट्स से कोई सिप्ला की मेडिसिन ले रहे हो आप, ठीक है ना, किसी और इस तरह से किसी XYZ कंपनी की मेडिसिन ले रहे हो, तो वो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं। पर जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं उनकी भी स्ट्रेंथ आइडेंटिकली होती है, उनमें भी इंग्रेडिएंट सिमिलर ही होते हैं। बस फर्क ये होता है कि क्योंकि कोई ब्रांड नेम नहीं ना होता उनका प्रॉपरली, तो वो सस्ते में हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो पहला भी ठीक है यहाँ पे, दूसरा भी ठीक है। तीसरा बात कह रहा है कि जेनरिक ड्रग्स आप तभी बेच सकते हो जब कहीं ना कहीं उसके वो जो पेटेंट है वो एक्सपायर कर जाए। बिल्कुल सही है। देखो, ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, जो टेस्टिंग का प्रोसेस हो गया, वहां पर लगता है बहुत सारा पैसा। हम क्या चाहते हैं ना कि अगर किसी कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो अकॉर्डिंगली उसको कुछ रिटर्न्स भी मिलने चाहिए, तो इसलिए उनको पेटेंट मिलता है। तो जब तक उनके पास पेटेंट है तब तक जेनरिक ड्रग्स अलाउड नहीं है, उसके बाद वो अलाउड हो सकती हैं। तो यहाँ पर पहली 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चौथी जो बात कर रहा है ना कि NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ड्रग्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको ले डाउन करने के लिए। पर ये बात यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है सर? देखो, जो एक्चुअली स्टैंडर्ड ले डाउन किए जाते हैं वो CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे ले डाउन करता है। तो सर NPPA क्या करती है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये ना इंश्योर करती है कि जो आपके ड्रग्स के दाम है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं है, क्या आपकी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है, कुछ शॉर्टेज वगैरह तो नहीं हो रही, किसी ने किसी को उसकी होर्डिंग वगैरह तो नहीं कर दी। ये सारे कुछ मेजर्स इसके द्वारा लिए जाते हैं NPPA के द्वारा। तो कंट्रोल जो है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो CDSCO करते हैं। चौथा गलत हो जाएगा, पहले 3 ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बात सही बनेगी। उसी तरह से अस्त्र मिसाइल की बात करें तो क्या ये एक अपने आप में सरफेस टू एयर मिसाइल है? देखो, अस्त्र को ना आप इस तरह से याद कर सकते हो, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका ए, तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज व्हाट, एयर टू एयर मिसाइल। ये बस याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो पहला गलत हो जाएगा। जो अस्त्र MK1 है, क्या ये 210 किलोमीटर इसकी रेंज है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर के करीब है। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। होता क्या ना, एयर टू एयर का मिसाइल आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपका सुखोई MK जो है, ठीक है ना, उससे आपने इसको मिसाइल को डाला, तो आप एयर के अंदर दूसरा कोई यहाँ पे टारगेट है ना उसको यहाँ पे हिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका अस्त्र मिसाइल ऐसे वर्क करती है। तीसरा, यहाँ पर आप कोई भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर पाओगे, ये बात करेक्ट है। बाकी दोनों गलत थी, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। बाकी आप सभी जानते हो ये क्या है, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है ना, विजुअल रेंज हम किसको बोलते हैं? आपको जो 37 किलोमीटर के बियॉन्ड होता है उसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज बोलते हैं।
ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये बियॉन्ड विजुअल रेज मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है ना? क्वेश्चंस का आंसर देते रहना। आई होप आप सभी की प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।